वेलकम इन टीचर तैयारी दोस्तों। तो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन कहाँ से हुई, ठीक है, कि कैसे मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ, कैसे मुस्लिम आक्रमणकारी जो भी थे यहाँ पर उनका एम्पायर चला, ठीक है, क्या कॉजेस थे, तो वो सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जहाँ पर हमने महमूद गजनी को, मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो सबसे पहले इंडिया में मुस्लिम इन्वेडर थे, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। तो पिछला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई बटन पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, पहले वो देख के आओ फाउंडेशन, फिर हम पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हम आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। उससे पहले एक दो चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर कि देखो, जब मोहम्मद गोरी 1202 तक तो इन्होंने इंडिया पे समझिए एक तरीके से रूल किया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि जो भी चीज़ें यहाँ पर थी इंडिया में, जहाँ जहाँ पर इनका जो भी चीज़ें ऑक्युपाई करी थी, ठीक है, उन सब जगहों पर क्या किया, बारी बारी अपने जो गुलाम थे, ये सब इनके क्या थे, स्लेव्स थे, ठीक है, इन सब को क्या किया, कुछ कुछ राज्य दे दिया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया कि तुम कहाँ पर राज करो, तुम इनको मान लीजिए दिल्ली का बोल दिया कि आप दिल्ली का गवर्नर बना दिया, आप दिल्ली पे देख लो, ठीक है। जलदौज को बोल दिया कि तुम एक काम करो, तुम गजनी, ठीक है, वहाँ पर एक जगह गजनी है, ठीक है, तुम यहाँ पर देख लो। कुबाजा से बोल दिया कि तुम मुल्तान को देख लो, ठीक है, मतलब सबको बारी बारी क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है। और बख्तियार खिलजी को दे दिया पार्ट्स ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल के कुछ हिस्से इनको दे दिया। अब यहाँ से देखो एक चीज़ इसे याद कर लेना, दिल्ली किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया, ये फेमस है, आपको भी पता है। जलदौज को गजनी दे दिया, कुबाजा को मुल्तान दे दिया, और बख्तियार खिलजी को बंगाल का कुछ हिस्सा दे दिया कि तुम यहाँ पर राज करो। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि ऐसे तो ये सब आपस में क्या थे, सब स्लेव्स थे, ठीक है। जब तक ये थे तब तक तो सब अपने लिमिट में रहते थे, ठीक है। वो पूरी हिस्ट्री की यही बेस है कि जब तक जो जिसके अंडर में रहते थे, ठीक है, तब तक चारों सही रहते थे। अब जैसे ही इनकी डेथ हो गई, ठीक है, 1206 में हुई डेथ, उसके बाद क्या हुआ कि जलदौज जो था, इसको क्या हुआ, इसको ये लगा कि हम इंडिया पे पूरा कब्जा करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपस में क्या सिविल वार हो गया उन लोग के बीच में, ठीक है, पूरा का पूरा इंडिया चाहते थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहल करी थी जलदौज ने, जिसको यल्दीज भी बोलते हैं, ठीक है, जलदौज भी इनका नाम है और यल्दीज भी नाम है, ठीक है, तो नाम से कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अब इनको क्या हुआ कि हम पंजाब पे, इनको नज़र कहाँ, पंजाब पे पड़ गई कि हम पंजाब को भी अपने अंडर में कर ले, उसका धीरे धीरे पूरे इंडिया पर रूल करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये बात किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चली, ये पहुंच गए इनके पास कि भैया जितना तुमको मिला उतने में खुश रहो, ज़्यादा की तमन्ना क्यों कर रहे हो, ठीक है। इनको गए वहाँ पे थोड़ा अच्छे से प्यार से समझाया, फिर क्या किया, ये वापस इनको भेज दिया, ठीक है। और जब ये बात किसको पता चली, मोहम्मद गोरी के भाई को जब पता चली, तो उन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित कर दिया, ठीक है। कब, 1209 में, ठीक है, मतलब 1207 पे तो गद्दी पे बैठ गए थे, मगर इनकी स्लेवरी कब खत्म हुई, ठीक है, स्लेवरी तब खत्म हम कहलाएंगे जब ये सुल्तान बन जाएंगे। और सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान ये कब बने थे, 1209 में। किसने घोषित किया था, मोहम्मद गोरी के भाई ने, ठीक है। तो अब जब ये सुल्तान बन गए तो ये सब क्या ऑलरेडी, ठीक है, पहले इन लोग की नीयत खराब थी। अब क्या हुआ, अभी भी अंदर से क्या है, कोल्ड वार चल रहा होगा आपस में, ठीक है, लेकिन क्या है, अब सुल्तान बन गए तो थोड़ा ये लोग लिमिट में आ गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सल्तनत थी, जिसको इन्होंने फाउंड किया था, वो थी स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुलाम वंश। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, साफ साफ लिख दिया। अब यहाँ पर समझ लो, दिल्ली सल्तनत जो पीरियड था, ठीक है, लगभग 320 साल के आसपास तक का ये पूरा पीरियड चला है, जिसमें 5 डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल किया है। सबसे पहली हमारी स्लेव है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद, लोदी है, ठीक है। इनका ईयर भी लिख दिया है, ठीक है। ईयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इनका सीरियल ऑर्डर है, ठीक है। लगभग हर कंपटीशन में ये सीरियल ऑर्डर पूछ लेता है, या पूछ लेगा इससे पहले कौन सा वंश था, या इस राजा के बाद कौन सा वंश का राजा बना था, ठीक। तो मतलब आपको बेसिकली ये वंश को याद रखना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है यहाँ पर, सलाखों में तू सालों से, ठीक है। सला मतलब स्लेव हो गया, खा से खिलजी हो गया, ता से तुगलक, सा से सैयद और ला से लोदी, ठीक है। अब या तो आप अपने से कोई ट्रिक बना लो, ठीक है, जैसे भी आपको जिस एनालॉजी में फिट करके आपको ये याद हो जाए, ठीक है, वरना सिंपली भी याद कर लो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, स्लेव हो गया, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, स्लेव डायनेस्टी जो थी 1206 से 1290 तक राज किया इसने। खिलजी 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414, सैयद 1414 से 1451, और जो हमारा लोधी था 1451 से 1489, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, जो सबसे ज़्यादा जिसने राज किया है वो है तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा था। तो अगर कभी पूछ रहे दिल्ली सल्तनत में सबसे लॉन्ग टाइम पीरियड किसका था, तो तुगलक वंश का था, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर तैयार हो गई। अब हम पढ़ेंगे बारी बारी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में, ठीक है।
तो इस वीडियो में हम पूरा स्लेव डायनेस्टी कवर करेंगे। तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, मानते हैं हम भी, लेकिन हिस्ट्री है थोड़ा, अगर आप पढ़ भी लोगे डिटेलिंग में तो जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे उसमें फिर आपको लास्ट में सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा पूरा। तो अगर फिर भी दिक्कत हो रही तो वीडियो को फॉरवर्ड कर लेना, लास्ट में तुम यहाँ पे लिख ही देंगे, ठीक है, जैसे मन हो वैसे पढ़ो आप। हम दोनों चीज़ लेके चलते हैं, एक्सप्लेन भी करेंगे और वन लाइनर यहाँ पर हम लिखते चले जाएंगे जिससे आपका तैयार हो जाए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर हम गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहले तो इसका एक और नाम होता है, वो नाम हम जान लेते हैं, वो नाम है इसका ममलूक डायनेस्टी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ममलूक मतलब क्या होता है, गुलाम होता है, ममलूक डायनेस्टी बोलते हैं। अब ये भी सब क्या थे, तुर्क के थे, जितनी भी डायनेस्टी थी सब टर्किश वाले थे। अब यहाँ पर देखो एक एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए गुलाम किस टाइप के गुलाम होते थे। जो हाउस होल्ड वाले हमारे गुलाम होते हैं, झाड़ू पोछा करने वाले, उस टाइप के नहीं होते थे, ठीक है। ये गुलाम क्या होते थे, ओन्ड होते थे, मतलब इनको खरीदा जाता था। जैसे गोरी ने क्या किया, इनको खरीद लिया, किसको, ऐबक को, जो इसके फाउंडर थे उनको खरीद लिया। अब होता क्या है कि ऐसे गुलामों के साथ क्या किया जाता है, इनको बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, मार्शल आर्ट दे दिया, मिलिट्री ट्रेनिंग दे दी, ठीक है, या इस्लामिक साइंसेस पढ़ा दिया, ठीक है, हर चीज़ का थोड़ा बहुत इनको जब ज्ञान हो जाता है फिर ये क्या करते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं, मतलब अपने मालिक के अंडर में हो जाते हैं और उनसे लॉयल हो जाते हैं, ठीक है। अगर उनका घर का भी कोई काम होगा उसमें भी उनकी हेल्प करेंगे, उनके एम्पायर में या लड़ाई झगड़ा में जिसमें भी होगा सब में उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। परमानेंट गुलाम हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये होता है स्लेव, तो इसको वो वाला गुलाम बिल्कुल मत समझना। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि इसका जो फाउंडर था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है। और ये कब अपने कुर्सी पे बैठे, कब इनकी स्लेवरी खत्म हुई, 1206 से लेकर 1209 के बीच में ये बैठ गए थे। मतलब 1206 पर गोरी ने इनको घोषित कर दिया कि तुम दिल्ली देखो, ठीक है। फिर 1206 में गोरी के भाई ने इनको घोषित कर दिया कि तुम सुल्तान कहाँ के हो, हिंदुस्तान के हो, अब तुम स्लेव नहीं रह गए, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने कुर्सी पकड़ ली। अब इसके बाद क्या हुआ, अब जब इन्होंने क्या देखा कि अब जब ये सुल्तान बन ही गए हैं तो हुआ क्या था कि आधे से ज़्यादा जो टेरिटरीज थी वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड थी घोरी से, ठीक है। तो इनको फ्री में लगभग वो सब मिल गया, ठीक है। जो थोड़ी बहुत बची कुची थी वहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा करके अपना उसको भी अपने अंडर में कर लिया, ठीक। और लाहौर को क्या अपनी कैपिटल बना दी। तो इनके टाइम पे जो कैपिटल थी वो थी लाहौर, ठीक है। ये याद रखना कि पहले कौन सी कैपिटल थी, दिल्ली नहीं थी, पहले लाहौर थी, ठीक है। इसको कैपिटल बना दिया। इनको और क्या कहा जाता है, इनको जो टाइटल दिया गया था, ठीक है, लाख बख्श का टाइटल दिया गया है। लाख बख्श मतलब क्या होता था, बख्शिश बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि चैरिटी में डोनेट कर देते हैं, ठीक है। अब 1 लाख रुपया या इसी के आसपास, इससे ज़्यादा क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, किस में, चैरिटी में। एक टाइटल और इनको बोला जाता है कुरान बख्श, ठीक है। बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब पढ़ा रहे तो डिटेल में पढ़ाएंगे। कुरान बख्श क्यों, क्योंकि उनको कुरान क्या थी, पूरा याद थी, ठीक। जैसे मुस्लिम्स में होता है जिसको हम बोलते हैं हाफिज़ा, मतलब हाफिज़ कुरान, तो इनको क्या था, कुरान लर्न थी, मतलब पढ़े लिखे राजा होते थे, ठीक है, सारा ज्ञान लेके तब राज करते थे, ठीक है। तीसरी चीज़ एक और यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो जजिया टैक्स था ना, इसको देखो यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कहीं कहीं पे लिख के आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इंट्रोड्यूस किए थे जजिया टैक्स, ठीक है। लेकिन हम पढ़ चुके हैं इससे पिछली वीडियो में कि 712 AD में किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने इंट्रोड्यूस किया था जजिया टैक्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, थोड़ा लार्ज स्केल पर उसको कर दिया था जजिया टैक्स को लागू, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं इनका नाम आ जाता है, लेकिन रियल जो है वो है मोहम्मद बिन कासिम ने इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने उसको लार्ज स्केल पर लेके आया था, ठीक है। तो जो जजिया टैक्स है, अब ये जजिया टैक्स क्या होता है, ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। एक टाइप का टैक्स होता है, इसके बारे में हम बताते हैं कि ये ऐसा टैक्स होता है जहाँ पर इस्लामिक रूल होता है, ठीक है। और ये इंडिया में नहीं, ये पहले अरब में यहाँ सब ये रूल था, ठीक है। ये रूल क्या था कि जहाँ पर भी इस्लामिक रूल होगा, मतलब जहाँ के राजा मुस्लिम होंगे, वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम परमानेंट रेजिडेंस होंगे ना, मतलब जो नॉन मुस्लिम परमानेंट उस एरिया में रहते हैं, उन पे एक टैक्स लागू होता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब प्रोटेक्शन के लिए क्यों, क्योंकि हुकूमत मुस्लिम्स की है, मेजोरिटी क्या वहाँ पर मुस्लिम्स की होती थी, ठीक है। तो वहाँ पर कोई मुस्लिम को तो वैसा नुकसान पहुँचा नहीं सकता है, तो क्या नॉन मुस्लिम को ये थोड़ा इनसिक्योरिटी हो जाती थी, तो उनके लिए क्या फौज लगाने के लिए जो भी खर्च आता था वो इससे निकालते थे, जजिया टैक्स से, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ उन मेंबर्स पे या उन लोगों पे लगता था जो वहाँ के परमानेंट निवासी होते थे, और वो भी कौन, जो परमानेंट निवासी होते थे, परमानेंट रेजिडेंस,
ठीक है, ये याद रखना, परमानेंट ज़रूरी याद रखना, क्योंकि किन पर नहीं लगता था, औरतों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, कोई बीमार हो, कोई हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, दिव्यांग लोग, या फिर किसी मजबूरी हो जो पैसा वैसा नहीं दे सकता है, या फिर जो गेस्ट रेजिडेंस होते थे, ठीक है, मतलब जो कुछ दिन के लिए यहाँ रहने रहे या किसी बिजनेस के पर्पज से आए फिर चले जाएंगे, तो उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो इस काबिल होते थे कि उनको टैक्स दे सके, तो भी कुछ लोगों को यहाँ पे बुरा लगता था कि हम फिर भी टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग मुतमईन थे कि नहीं भैया ठीक है, हम हमसे तो नहीं ले रहे हैं ना, औरतों से, बच्चों से, बूढ़ों से, या जो भी विकलांग है जिनकी मजबूरी उनसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या होगी, ठीक है, इस पर अपना अपना सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतनी चीज़ें देख ली। अब एक दो चीज़ और हम देखेंगे यहाँ पर कि इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, क्या क्या इन्होंने बनवाया था, ठीक है, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स, उसको समझते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनके पीरियड के दौरान क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ, तो सबसे पहले 2 मस्जिद बनवाई इन्होंने, ठीक है, हम ऐसे याद रखेंगे, 2 मस्जिद बनवाई। एक का नाम था कुव्वतुल इस्लाम, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम, जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। और एक चीज़ और याद रखना, ये इंडिया की फर्स्ट मॉस्क थी, ठीक है, इंडिया में सबसे पहली जो मस्जिद बनी थी वो ये थी, फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया। दूसरी जो मस्जिद थी जिसे हम बोलते हैं 2.5 दीन का झोपड़ा, और ये कहाँ पर है, ये है अजमेर में, ठीक है। एक और जो फेमस मॉन्यूमेंट है जिसके बारे में हम जानते हैं अच्छे से, वो है कुतुब मीनार, ठीक है, इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार, ठीक है। और ये जो कुतुब मीनार बनाया था ये इनके एक गुरु थे, ठीक है, एक सूफी सेंट थे, ठीक है, उनके लिए इन्होंने बनाया था, जिनका नाम क्या था, ख्वाजा बख्तियार काकी, ठीक है, या बख्तियार काकी भी सिंपली आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो होता है क्या था, जिससे जिस गुरु से इंस्पायर होते हैं उनके लिए जैसे गुरु दक्षिणा देते हैं, वैसे ये लोग क्या कि आपके लिए हमने बनवा दिया ये, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि ये कंप्लीट नहीं बना था, इन्होंने बस इसको स्टार्ट ही किया था बनाना। उससे पहले क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई, और इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, वो 1210 में। और कैसे हुई थी, एक गेम खेल लेते जिसका नाम था हॉर्स पोलो, जिसे वहाँ पर कहा जाता है चौगन, ठीक है, चौगन खेलते समय इनकी डेथ हो गई थी। अब इनकी जो डेथ हुई थी, अब इनको तो पता नहीं था भैया कि मरने वाले हैं, ठीक है ना, तो इन्होंने अभी तो शुरुआत ही किया था ना रूल करना, तो इन्होंने अभी अपना कोई वारिस भी नहीं छोड़ा था ऐसा कि हमारे बाद ये रूल करेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या, उनकी मौत हो गई और ये अधूरा रहेगा, और उसको कंप्लीट किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था कुतुब मीनार को, ठीक है। अब इनकी डेथ के बाद क्या हुआ कि आराम शाह को कुर्सी दे दी गई इनकी, लेकिन जो वहाँ के नॉवल्स थे उन्होंने इसलिए सिर्फ दे दिया था कि फालतू की भगदड़ ना मचे, ठीक है। और कहीं से ही साबित नहीं था कि आराम शाह इनका वास्तविक बेटा था भी कि नहीं था, क्योंकि इनकी लड़कियां हैं, ठीक है, हिस्ट्री में तो ये है कि इनकी लड़कियां थीं, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि अब जब आराम शाह को वहाँ पर बनाया गया तो क्या वो काम के नहीं निकले, ठीक है, कमज़ोर निकल गए वो, तो उनकी जगह किसने ले ली उनको मार के, इल्तुतमिश ने, जो कौन थे, इनके दामाद थे। तो अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। जो हमारे जो दूसरे सुल्तान है ये है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश नाम से जानते हैं हम ज़्यादा, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। तो एग्जाम में कभी कभी फुल नेम पे पूछ लेता है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया, इसको याद भी रख लेना। एक बात और देखो यहाँ पर, जैसे ऐबक क्या थे, घोरी के गुलाम थे, ठीक है, वैसे ही ये किसके गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको पसंद कर लिया, किसके लिए, अपनी बिटिया के लिए, ठीक है। तो अपनी बेटी का क्या किया, उससे ब्याह करा दिया, तो ये क्या हो गए, उनके दामाद हो गए, ठीक है। तो सन इन लॉ किसके थे, ऐबक के। दूसरी बात और, इनको रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा अपने एम्पायर को बढ़ा लिया था, ठीक है, इनकी अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा थी कि इनको रियल फाउंडर कहा जाता है कि स्लेव डायनेस्टी का। तो ये भी याद रखना, रियल फाउंडर ये थे। अगर एग्जाम में पूछ ली रियल फाउंडर तो ये होगा, बाकी ऐसे नॉर्मली पूछे फाउंडर तो फाउंडर फिर कुतुबुद्दीन ऐबक होंगे। इन्होंने लाहौर से क्या किया, कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली ले आए, लाहौर से दिल्ली। अब देखो पीछे हमने पढ़ा था यल्दीज़ के बारे में, ठीक है, जो कि घोरी का एक और गुलाम था, ठीक है। उनके क्या हुआ, उनकी चुल ख़त्म नहीं हुई, वो क्या किए कि हमको फिर से इंडिया पे राज करना है, ठीक है। तो वो क्या किए, वो इनके खिलाफ हो गए।
और जब इल्तुतमिश को ये बात पता चली तो इल्तुतमिश ने क्या किया, उनको उनके गद्दी से हटा दिया, ठीक है, हरा के, और उनका जो एरिया था गजनी, ठीक है, जो उस टाइम गुर्द डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी, गजनी को अपने अंडर में ले लिया, प्लस पंजाब भी इनके अंडर में आ गया, ठीक है, और जो राजपूत थे उनको क्या अपने अधीन कर लिया। तो जो अधीन हो गए वो तो नॉर्मल थे, और जिनसे नहीं हुआ उनसे फाइट करके उनकी भी टेरिटरी ले ली, ठीक है। बंगाल को भी कुछ पार्ट इन्होंने ले लिया। तो लगभग इनका जो एम्पायर था वो अच्छे से बढ़ा लिया इन्होंने। अब इतना करने के बाद क्या हुआ कि उस टाइम पे मंगोल का भी राज हुआ करता था। अब मंगोल्स अभी तक तो इंडिया पे कोई नज़र डाले नहीं थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एक राजा था जो इनकी शरण में आना चाह रहा था, ठीक है, कि हमको चंगेज़ खान जो मंगोल का बहुत क्रूअल शासक माना गया है, उससे बचने के लिए वो भाग के इनके पास आए कि तुम हमें शरण ले लो, ठीक है। अगर ये ले लेते तो क्या होता, इनसे लड़ाई हो जाती है मंगोलियंस की, और थोड़ी बहुत फिर दिक्कत हो जाती है। अभी तक तो इनका भी नया नया राज था, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको सहारा देने से मना कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने बचा लिया लड़ाई से। लेकिन इस चीज़ से हुआ क्या कि कहीं ना कहीं चंगेज़ खान के भी मन में आ गया और उनके भी मन में आ गया कि लड़ाई के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे हम क्या हुआ था। फिलहाल यहाँ पर देखो इल्तुतमिश ने क्या क्या किया, यहाँ पर उनकी जो भी कॉन्क्वेस्ट थी, और ये जो किससे लड़े थे, गजनी में कौन था उस टाइम पे, जल्दीज, ठीक है, जो कि आपकी कौन सी थी, बैटल ऑफ तराइन थर्ड थी, बैटल ऑफ तराइन थर्ड किसके इसके बीच में हुई थी, इल्तुतमिश और यल्दीज के बीच में, ठीक है, जिसको हम यल्दौज या यल्दीज कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कई नाम है, सेम ही चीज़ है सब, ठीक है। और बाकी जो और गुलाम वंश थे, ठीक है, जो बचे हुए थे, तो उन लोग से भी क्या थोड़ी बहुत इनकी फाइट वाइट हुई, तो साम्राज्य क्या इनका बढ़ गया, ठीक है। इन शॉर्ट ये समझते हैं। एक चीज़ और देखिए, इन्होंने 2 कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। एग्जाम में कायदे से क्वेश्चन पूछता है। एक कॉइन था सिल्वर का और एक था कॉपर का, ठीक है। तो जो सिल्वर का था उसको टंका बोलते थे, ठीक है, और जो कॉपर का था उसको जीतल बोलते थे, ठीक है। तो 2 कॉइन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एक सिल्वर टंका जिसे बोलते हैं और कॉपर जिसे जीतल बोलते हैं। एक चीज़ और उन्होंने क्या करवाई, जो खुतबा सिस्टम था, ठीक है, खुतबा, मीनार और मकबरा, ये 3 चीज़ की इन्होंने शुरुआत करी थी, ठीक है। अब ये क्या होता है अभी बताते हैं आपको बारी बारी। इंट्रोड्यूस्ड खुतबा, ठीक है, मीनार, अब खुतबा में क्या होता है कि मतलब ये मुस्लिम्स में ऐसा होता है कि मान लीजिए जैसे पंचायत टाइप होती है, तो उसमें क्या होता है, एक आदमी को स्टेज पर खड़ा होके कुछ ना कुछ बोलेगा, ठीक है, और लोग क्या करेंगे, उसको सुनेंगे। तो खुतबा भी उसी तरीके से होता है। मीनार क्या होता है, जो भी आपने देखा होगा मस्जिद में क्या एक मीनार होती है, ठीक है, तो मीनार का भी सिस्टम चालू किया। मकबरे जो बने होते हैं जैसे मज़ार या इस तरीके से हम समझ लेते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या, टॉम वगैरह, ये सब चीज़ की इसने शुरुआत करी। एक चीज़ और इसने शुरू किया था, इसे बोलते हैं हम इक्ता सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे सैलरी मिलती है ना, कोई काम करते हैं, तो सैलरी की जगह पे क्या लैंड देता था, सैलरी की जगह पर लैंड, ठीक है, मतलब सैलरी को रिप्लेस कर दिया था लैंड से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा 2 कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कौन कौन सा था, टंका और जीतल। जीतल कॉपर कॉइन होता है, तो टंका सिल्वर कॉइन होता था, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ और उन्होंने क्या, कुतुब मीनार जो स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के, उसको कंप्लीट करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम लिख लेते हैं, जगह भी नहीं बची है, कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, ठीक है, इन्हीं के पीरियड में उसको कंप्लीट करवा दिया कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को जो जो यहाँ पे लिख रहे हैं आप सब नोट कर लेना, ठीक है, सब आपके काम आएगी, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन थर्ड, और ये कब हुई ये भी लिख लो, बैटल ऑफ तराइन ये हुई थी आपकी 1215 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1215 में लड़ाई हुई थी, ठीक। एक चीज़ और लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1-2 चीज़ बस और बची हैं। जो आपने सुना होगा 40 नॉवेल्स का जो ग्रुप इन्होंने बनाया था, ठीक है, मतलब 40 मिनिस्टर, जिसे क्या बोला जाता है, चहिलगनी, चहिलगनी कहीं कहीं पे बोला जाता है, ठीक है, चालीसा भी बोला जाता है, 40 मतलब चालीसा, ठीक है, चहलगनी, ठीक है, आप ऐसे समझ लेना, थोड़ा बहुत
राइमिंग वर्ड्स होंगे, जिसमें 40 क्या थे, तुर्क नॉवेल्स थे, मतलब तुर्की के थे सब, तुर्क नॉवेल्स या फिर मिनिस्टर। ठीक है, ये क्या करते थे, इनको हेल्प करते थे इल्तुतमिश को रूल करने में, गवर्न करने में स्टेट को। ठीक है, कि कैसे स्टेट को गवर्न करे, कौन कौन सी पॉलिसीज़ है, किससे लड़ना चाहिए, किससे दब जाना चाहिए, किससे क्या, इन सब चीज़ों क्या, ये सब उनके समझ लीजिए आप स्पाई एजेंट का काम करते थे, या कह सकते हो आप CID CBI ये सब वाले थे। ठीक है, तो चलो अब इतना हो गया। अब यहाँ पर इनकी डेथ के बारे में लिख लेते हैं। 1236 में क्या हो गए, बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई है। ठीक, और इनका जो भी कब्र होगी वो कहाँ पे है, कुतुब कॉम्प्लेक्स एक पड़ता है मेहरौली में, वहाँ पर है। ठीक है, मेहरौली में लिख देते हैं, मेहरौली। ठीक है, कुतुब कॉम्प्लेक्स। अब इनके बाद कौन आया गद्दी पर, ठीक है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी, क्योंकि इनके जो बेटे थे क्या थे, वो किसी काबिल तो थे नहीं। तो क्या किया, अपनी बेटी को उन्होंने अपनी गद्दी पे बैठाने के लिए, क्या होता है उस टाइम पे, क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला कि हमारे बाद कौन हमारी कुर्सी पे बैठेगा, कौन हकदार होगा, वो इनकी बेटी, जिसका नाम क्या था, रज़िया सुल्तान। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं जो थर्ड इम्पॉर्टेंट रूलर। अब ये कौन थी, इनका नाम था रज़िया सुल्तान। ठीक है, जो कब आई, 1236 से 1240 के बीच इनका रूल था। ठीक है, अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्या है इसमें स्टोरी की। पहली बात तो दिल्ली की सल्तनत में पहला बार ऐसा हुआ था कि कोई औरत को क्या हुक्मरान बनाया गया, मतलब कोई औरत होगी जो रूल करेगी। ठीक है, अभी तक क्या था, जितने थे सब क्या थे, रूलर्स मेल थे। ये पहली थी जो फीमेल थी। इंडिया में भी ये सबसे पहली फीमेल रूलर कह सकते हो आप, फीमेल प्रिंसेस। ठीक है, इन इंडिया सबसे पहले। मगर क्या था, इसके बाद भी और भी साम्राज्य में और भी डायनेस्टीज़ में ऐसा हुआ है, लेकिन दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ था, सिर्फ ये और यही थी, ओनली एंड ओनली दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है। ओनली फीमेल रूलर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में अगर आप देखो तो सिर्फ यही एक फीमेल रूलर थी जिन्होंने रूल किया था। बाकी इंडिया में फर्स्ट टाइम बस इन्होंने रूल किया था, इसके बाद से काफ़ी आ गई थी। ठीक है, जैसे अपना झांसी की रानी भी, रानी लक्ष्मीबाई वही हो गई, और भी ऐसे बहुत से, बेगम हज़रत महल भी हो गई, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एक चीज़ और देखो, जब इनसे इम्प्रेस हुए थे इनके फादर मतलब इल्तुतमिश, तो उन्होंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि ज़्यादा हकदार हमारी कुर्सी की यही होगी। ठीक है, बेटे उनके निकम्मे थे, किसी काम के थे नहीं। लेकिन जो उस टाइम पे नॉवेल्स थे, मतलब जो ये इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जो तुर्की चहलगिनी जिसे बोला जाता है। ठीक है, तुर्की चहलगिनी या चहलगिनी नॉर्मल। ठीक है, ये जो नॉवेल्स थे 40 के 40, इन लोगों को इस बात से तकलीफ़ हो गई। ठीक है, तकलीफ़ ये हो गई कि कैसे किसी औरत को बना दिया, अब वो हम लोग के बीच रहेगी। ठीक है, पहले क्या था कि औरतों को इतनी नहीं प्रायोरिटी दी जाती थी। ठीक है, कि तुम घर ही में रहो, उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता था कि वो ऐसा कुछ कर भी सकती हैं। तो ये सब इन लोग के लिए क्या थोड़ा शौक था। ठीक है, फिर इन लोगों ने क्या किया, अंदर ही अंदर क्या, इनके बीच और रज़िया के बीच क्या एक अंदर अंदर वॉर चलने लगी। ठीक है, और ये वॉर खुल के तब आ गई जब इनमें से कुछ नॉवेल्स ने इनके खिलाफ एकदम रिवोल्ट कर दिया, अपोज कर दिया एकदम, और जंग छेड़ दी। ठीक है, तो हुआ क्या कि इन्होंने एक इनका भी कोई स्लेव था रज़िया का, ठीक है, उसको ऐसी पोजीशन दे दी जहाँ पोजीशन पे क्या होता था कि तुर्क लोग बैठते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होती थी उस पर किसको बैठा दिया था, इथियोपिया का इनका जो गुलाम था जिसका नाम था याकूत। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको बैठा दिया। ठीक है, अब लोग क्या इससे भी जलने लगे, और इस बात से जलने लगे कि तुमने नॉन तुर्किश को बड़ी बड़ी पोजीशन दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जंग का ऐलान कर दिया। तो रज़िया क्या लाहौर गई, ठीक है, इस मामले को ठंडा करने के लिए, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वो फेल हो गई। फिर उनकी लड़ाई किससे हुई थी, भटिंडा का एक गवर्नर था। ठीक है, कहाँ का, भटिंडा के एक गवर्नर थे जिनका नाम क्या था, अल्तूनिया। ठीक है, इसने क्या रज़िया को डिफीट किया और उनको बंदी बना लिया। ठीक है, और बंदी बनाने के बाद क्या, अब रज़िया उनको अच्छी लगी। ठीक है, या क्या रीज़न रहा होगा, इन्होंने उससे शादी का फरमान भेज दिया, और रज़िया क्या होगी, रेडी होगी सिर्फ इस बेस पर कि अगर हमने इससे शादी कर ली तो ये हमारी मदद करेगा इन लोगों से लड़ने में। ठीक है, जो चहलगनी के 40 मेंबर्स थे, इन लोगों से लड़ने में। ठीक है, और हुआ भी ऐसा ही, ये तैयार हो गए इनकी मदद करने के लिए, दोनों गए इनसे लड़ाई करने के लिए, मगर क्या हुआ, हार हो गई। और इन लोगों ने क्या किया,
रज़िया को मरवा दिया। ठीक है, तो इनकी मौत कब हो गई? 1240 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं इसके बाद जो भी नॉर्मल रूलर्स आए थे इनके बाद। ठीक है, जैसा कि इल्तुतमिश ने पहले ही गेस कर लिया था कि ये सब काम के नहीं होंगे, जो इनके सौतेले भाई थे। ठीक है, वो लोग एक तो 3-4 साल 5 साल 3-4 लोग थे, वो लोग रूल किए। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट रूलर आता है वो गयासुद्दीन बलबन आता है। ठीक है, तो जब वो लोग चारों इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे तो हमारे लिए भी नहीं और एग्ज़ाम के लिए भी नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब गयासुद्दीन बलबन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो लास्ट पावरफुल रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इससे पहले जो भी राजा थे रज़िया के बाद और इनसे पहले, वो सब क्या किसी काम के थे नहीं, तो डायनेस्टी क्या कमज़ोर होती चली गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इन्होंने ठान लिया कि हम अपने एम्पायर को क्या एक्सपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, हम पहले जितना हमारा एम्पायर है, जितना हमारे रीजन है, उस पर क्या करेंगे, पहले उसको हम मजबूत बनाएंगे। ठीक है, उसको बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी को एक सेपरेट मिलिट्री आर्मी बनाई। ठीक है, जिसका नाम दिया उन्होंने दीवाने अर्ज। ठीक है, दीवाने अर्ज। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया, कुछ अपने ऐसे जासूस बनाए जिससे इन्हें क्या अप टू डेट होते रहे कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन हमारे खिलाफ है। ठीक है, कौन कब हमला करने वाला है, ये सब चीज़ें। दूसरी बात, इन्होंने ये जो 40 नॉवल थे ना चहलगनी, ये सिस्टम को ख़त्म किया। ठीक है, कि तुम लोग के चक्कर में बहुत दिक्कत हो रही है, तुम 40 के 40 ये सिस्टम हटाओ। ठीक है, इनमें से जो अच्छे थे उनको अच्छी पोजीशन दे दी, बाकियों को हटा दिया कि तुम लोग बहुत दिक्कत दे रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम पर दो लोग थे जो इनके क्या थे, दुश्मन थे। ठीक है, एक तो मंगोलियंस, उनकी भी नज़र थी इंडिया पे। दूसरे राजपूत थे, कहाँ के, मेवात के राजपूत। ठीक है, मेवाती राजपूत और मंगोल्स। ठीक है, ये दोनों इंडिया के लिए, मंगोल्स इंडिया के लिए खतरा थे और बाकी ये इनके राज्य के लिए खतरा बनते जा रहे थे। मंगोलियंस क्या आए दिन कुछ ना कुछ हमला करते रहे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती थी। ठीक, इनको क्या करना पड़ा, अपनी आर्मी को बढ़ाया और ऐसे ऐसे टेरिटरीज पर लगा दिया जहाँ से उनके एंट्री के खतरे थे। ठीक है, तो एक तो इन्होंने अपने एम्पायर को ऐसे मजबूत कर लिया। दूसरी क्या होता था कि वहाँ पर यमुना गंगा जो द्वाब था, ठीक है, गंगा यमुना, उस टाइम पे लुटेरे लोग भी काफ़ी हो गए थे। ठीक है, वहाँ पर लूटपाट मचती थी, तो वहाँ पे भी क्या कि अपनी फोर्सेस को लगा दिया। ठीक है, कि जिससे इनकी इकोनॉमी अच्छे से बनी रहे। और जो मेवाती राजपूत थे क्या करते थे, जंगलों को, जो वहाँ के जंगल थे उनको कटवा के अपना अपना किला बनाने लगे, मतलब इंडिपेंडेंट होने लगे। अभी तक तो सब अधीन में चल रहे थे, अब इंडिपेंडेंट होने लगे। तो वो क्या करें, इनको भी हरा दिया मेवाती राजपूत को, और मंगोल्स को भी काफ़ी अच्छे से टक्कर दिया। ठीक है, इनसे क्या कंटिन्यूस लड़ाई चल रही थी, लेकिन इनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यहाँ पर आके इंडिया में अपना कुछ दावा बोल सके। ठीक है, तो इस तरीके से गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, वो जो स्लेव डायनेस्टी इल्तुतमिश के टाइम पे उसको वापस रिगेन कर लिया। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है कि एक डूबती नैया को बोलते ना पार लगाने का काम, वो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। इनके बाद अब क्या हुआ कि इन्होंने 3-4 चीज़ें जो इंट्रोड्यूस की वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिजदा या सजदा सिस्टम आता है जो, ठीक है, सिजदा या सजदा बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या होता है कि जो राजा होता है, जब आप देखते हैं उसके पास जाते हैं तो बो करके उसको सलाम करते हैं। ठीक है, वो चीज़। दूसरा क्या होता है, पाई-बोस। ठीक है, पाई-बोस, पाई मतलब पैर, बोस मतलब क्या होता है, किस। ठीक है, कि मतलब वहाँ पर जाओ तो क्या उनके पैर को चूमना। ये क्या उन्होंने बताया कि एक सैल्यूटेशन का तरीका है कोर्ट में। ठीक है, तीसरी चीज़ उन्होंने लाई नौरोज़। ठीक है, ये जो फेस्टिवल होता है, ठीक है, शायद पर्शियंस का होता है, पारसी का। ठीक है, ये आप देख लेना, वैसे हमें तो यही लग रहा है ना। तो ये नौरोज़ सिस्टम एग्जाम में ज़्यादातर हमसे पूछ रहे थे किसने ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करी, तो किसने, गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हो गई, नोट करना हो तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इनके बाद जो इनके बेटे थे, इनके जाने के बाद वो आए कुर्सी पर, जिनका नाम क्या था, मोहम्मद नाम था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि इनकी भी किससे लड़ाई हुई, मंगोलियन से। 1285 में ये भी मार दिए गए। ठीक है, उस लड़ाई में फिर कोई इस लायक था नहीं, तो इनका जो ग्रैंड सन था, ठीक है, कैकुआबाद उसका नाम है। ठीक है, याद रखना, ये भी लास्ट रूलर आप कह सकते हो, कैकुबाद। ठीक है, ये आया कुर्सी पर, इनको भी लगा कि हम इनकैपेबल हैं, खुद हट गए और अपने बेटे, जिनका नाम था शमसुद्दीन। ठीक है, इनका एक छोटा बेटा था शमसुद्दीन। ठीक है, उसको कुर्सी पर बैठाला और फिर इसको क्या, इनके गार्जियन जिसके अंडर में थे, जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने मार के हटा दिया और हमारा कौन सा वंश आ गया, खिलजी वंश। और ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे खिलजी वंश।
तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो। उम्मीद है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार जो जो भी नोट किया आपने रिवीजन कर लेना, ठीक है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे नोट करी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो जो भी हिस्ट्री सुना है वो आपको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। पिक्चर की तरह जब इसको पूरा समझोगे मूवी की तरह तब आसानी से याद हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी बहुत भी अगर अच्छी लगी हो हमारी मेहनत आपको तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय।